हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल ईडीयूवी लर्निंग पर आपका वेलकम है। और आज मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट स्टडीज़ का सॉल्व पेपर। और इससे पहले भी मैंने आपको एक सॉल्व पेपर सॉल्व कराया था। अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर लेकर आऊँगी कंटिन्यू से सॉल्व पेपर भी, और आपको अदरवाइज़ आपकी जो कंटेंटली लेसन्स चलते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट। इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको पता है जो हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज़ है ये थर्ड पार्ट होता है हमारे सीटेट या फिर यूपीटेट में या फिर ऑल अदर स्टेट टीचिंग एग्जाम्स में। इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरे 30 क्वेश्चंस। जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगी ऑलरेडी से वो ऑल स्टेट एग्जाम्स में अब से पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 या 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। अब आपको इनके रीजंस को चूज करना है, फिर ऑप्शन वाइज आपको बताना है। जिन झीलों या फिर तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार या फिर सीमेंट से ढक गई है। या फिर कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी है। या फिर भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज करना है इसमें कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे राइट होने वाले हैं। आप यहाँ पे पहले देख लेना और फिर आंसर को चूज करना है कि कैसे कैसे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए फिर आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। ए, बी और डी क्या है, बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं ए, बी और डी। देखो ए यह है कि जिन झीलों या फिर तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं होता। बिल्कुल ये इनका सही रीज़न है, अब वहाँ पर नहीं होता क्योंकि अब उसकी और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या फिर सीमेंट से ढक गई है। बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा क्या कर दी गई है, बहुत ज़्यादा सुविधा कर दी गई है। अब जो पहले होता था अब वो नहीं होता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। अब आपको अपने घर पे भी बहुत ज़्यादा टंकियाँ वगैरह या फिर आप जब बाहर भी पानी लेने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत सुविधा कर दी गई है, न कि पहले की तरह सिर्फ आप उसको इस तरीके से उसमें कुएं में वो डाल के बाल्टी वगैरह डाल के और तब उसको रस्सी के थ्रू खींचते थे पानी। अब ऐसा नहीं है, अब आपको अच्छी तरीके से कई विद्युत मोटर चालित पंप यहाँ पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया यहाँ पे अब बताना है आपको। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। या फिर सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा और क्यों। जो हमारा इन्वायरमेंट स्टडीज है उनको संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। जो इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के जो उनका इन्वायरमेंट है उसको अपने रूप में देखते हैं। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में हम संकल्पनाओं और मुद्दाओं को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देख सकते। वो सिर्फ अपना इन्वायरमेंट देख सकते हैं। उनको नहीं पता है अभी कि हाँ सोशलाइजेशन या फिर साइंस स्ट्रीक या फिर सोशलाइजेशन क्या है, वो उनको नहीं पता है। तो वो अपने रूप से अपने तरीके से अपने इन्वायरमेंट के थ्रू ही वो इनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ
ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डन्स आर फाउंड। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाए जाते हैं वो? अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या फिर काबुल। तो वो कौन सा शहर है, वो कौन सी सिटी है जहाँ पर आपको रेत के टीले पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट वो शहर है हमारा आबू धाबी। अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर रेत के पहाड़ जिन्हें हम रेत के टीले कहते हैं ये आबू धाबी में पाए जाते हैं और आबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत हमको दिखाई देता है और आबू धाबी में न हरियाली है और न ही कोई पेड़ पौधे। आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ हमको दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेत के टीले हैं, तो वहाँ पर हमें कोई भी हरियाली या फिर कोई पेड़ पौधे वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ वहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है, एक खजूर का पेड़ हमको वहाँ दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए, या फिर उप विषयों की तुलना में थीम अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। रीजन क्या है, क्यों किया गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस को चूज कर लेना जो बिल्कुल आपको यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन लगे, क्योंकि पेडोलॉजी का मीन्स होता है बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के लिए, विकास के लिए। क्लियर है? जब आपस में उनके जो स्थानीय परिवेश होते हैं वो जुड़े रहते हैं, आपस में अंत संबंधित होते हैं, उनको वो समझ सकते हैं, उसका विकास के लिए ही वो क्या करते हैं, अपने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में अपने विषयों के स्थान की थीम को वो चलाते हैं। जैसे बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंध संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में यहाँ पे उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। और अगर हम इस पाठ की बात करते हैं तो इस पाठ्यक्रम का प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक पक्ष बहुत उभरे, जिससे बच्चे अपने विचार, सोच समझ को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए, अपने थ्रू सोच सके, समझ सके, अपने विचारों के थ्रू चल सके, न कि वो सिर्फ ओनली ऐसे कि बस उसको जो बोल रहा है वो उसे वही करना है, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग चल सके, अपने दिमाग के थ्रू चल सके, वो अपने सोच विचारों को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? जो निगेटिव है वो आपको चूज करना है। आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल या फिर भोजन। तो हमारे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम होती है, तो इनमें से कौन सी थीम नहीं है? अब मैं आपको बताती हूँ मैं 6 कौन कौन सी थीम्स होती है। तो 6 थीम्स होती है। फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा परिवार एवं मित्र, फर्स्ट नंबर पर आता है परिवार एवं मित्र। सेकंड नंबर पर आता है भोजन, थर्ड नंबर पर आता है पानी, फोर्थ नंबर पर आता है आवास और 5 नंबर पर आता है यात्रा और 6 नंबर पर आता है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें काम और खेल की बात कहीं पर भी नहीं हुई है। ये हमारे काम और खेल, परिवार एवं मित्र की उप थीम है, न कि हमारे पर्यावरण अध्ययन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, क्या सच है, ये आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, या फिर कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फर्स्ट और सेकंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए सच है, जो बिल्कुल सही है ऑप्शन, वो आपको यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो आपका ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। जो आपकी पहली क्लास और दूसरी क्लास होती है उसमें जब आप पर्यावरण अध्ययन का विषय पढ़ते हैं तो उसमें आपको उनके जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनकी भाषा गणित के माध्यम से होती है। एक और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की यहाँ पर बात की गई है। और इसके लिए एनसीईआरटी ने बताया है, जो एनसीईआरटी के जो टीचर हैं उन्होंने भी अपनी एक पुस्तिका ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन ईजली ग्रेड्स, इसमें भी इन्होंने बताया है कि इसमें भी ये अपनी भाषा को गणित के अकॉर्डिंग ही पर्यावरण अध्ययन के मुद्दों को पहली क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों को यहाँ पर उसको हेल्प करेंगे और उसको इस तरीके से वो सिखाएंगे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, या फिर बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। आपको यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना है, केवल डी, केवल ए और डी, या फिर ए सी डी। अब आपको चूज करना है कौन से ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी की ए, सी और डी। चलो देखते हैं। देखो ए, बच्चों की सक्रियता भागीदारी, जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से क्या ले सके, भाग ले सके, सक्रिय है वो, बिल्कुल अपनी बातों को रख सके, समझ सके चीज़ों को, तो ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। फिर है फिर यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, जो बच्चे का जो ज्ञान है उसके ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, और ये गलत है, ये यहाँ पर गलत है। बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है कि आप बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ सकते हैं। बच्चे कहाँ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। पता है कि भी नॉलेज और वो टीचर की नॉलेज से उसको अटैचमेंट करें, कंपैरिजन करें, अदर नो वाइज, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है और डी भी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति ब्लैंक है। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, या फिर किस्से कहानियाँ। आपको बताना है इसमें कि सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाएगी। जब हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के बारे में उसको पढ़ाएंगे तो सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी मानी जाएगी। तो बिल्कुल सबको पता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। किससे कहानियाँ, कहानी के अकॉर्डिंग कहानी सुनाकर उसको आप अच्छी कहानी के अकॉर्डिंग अच्छे उसको आप नॉलेज दे सकते हैं और बच्चों का मन भी लगेगा और बच्चों में भावनाएं भी जागृत होगी और उनके विचारों में भी विकास होगा। तो आप कहानी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? जो निगेटिव है वो आपको चूज करना है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, फिर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आप यहाँ पे सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को देखते ही बन गया होगा कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बिल्कुल हमारा राइट होने वाला है, जो निगेटिव ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल होगा कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर क्या देता है, बल देता है। क्या पर्यावरण अध्ययन बस सिर्फ उन्हें डेफिनेशन पर ही बल देता है, बाकी निगेटिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा।
यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या फिर यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, A B C D, या फिर केवल C और D, या फिर केवल B और C। आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर लेना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा और कौन से ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पे सही आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट A B और C क्या है, बिल्कुल सही है, A B और C, A B और C। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल पाठ्य पुस्तक और हमारे जो टीचर होते हैं वही हमारा स्रोत नहीं है। अदरवाइज हम अपनी फैमिलीज, अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट, चारों तरफ से ही हम पर्यावरण अध्ययन को सीख सकते हैं, अपने विचारों को सीख सकते हैं। फिर यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। हाँ बिल्कुल, जब हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से सीख लेंगे, ढल जाएंगे उसमें, तो ये हमारे पेरेंट्स की उपस्थिति का क्या करेगा, डेवलप करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। बिल्कुल ये सारे ऑप्शंस आपके राइट है, सिर्फ ओनली डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो प्लस कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे EDUV लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे नाम है हमारा EDUV लर्निंग के नाम से। वहाँ पर आपको ये PDF आपको ये शेयर कर दूंगी मैं, तो आप वहाँ से ये PDF को ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे EDUV लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो आपको सभी ऑल यहाँ पे वीडियोस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल EDUV लर्निंग को आप यहाँ पे सर्च करना जाके टेलीग्राम पर। सो आपको ऐसे ही बिल्कुल वहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। ये मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है इमेज, उसमें फ़ोटो वाली, उसमें मैंने इमेज लगाया हुआ है। सो आपको देखते ही वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ यही हमारा चैनल का वहाँ पे ग्रुप है, और आपको वहाँ पे ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।